राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर भी वही चमकता है। क्या खूब कहा है कि रातों से जंग जिसने है जीती, सुबह सूर्य बनकर भी वही चमका है। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी अपना यहाँ पर रात दिन एक कर देनी है और अपनी मंजिल को पा लेना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। मैं आपका कोच यहाँ पर विकास और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे एफसीआई एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है हमारे जनवरी में, एजी जनरल 3। तो वहाँ पर उसकी जनरल अवेयरनेस की सेकंड मॉक टेस्ट की क्लास। तो इससे पहले हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट की क्लास कंडक्ट करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ साथ में आई बटन पे भी है, वहाँ से जाकर आप उसको जरूर चेक करना। तो आज यहाँ पर कवर करेंगे हम 25 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और साथ में 5 एडिशनल क्वेश्चन जो कि आपके फेज 2 में आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम यहाँ पर जनवरी में होगा फेज़ 1 का, और फेज़ 2 आपका एग्जाम यहाँ पर मार्च में होने वाला है। तो ये जो सफ़र है आपका हमारा यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर इन मॉक टेस्ट के थ्रू, अब ये हमारा आपका बना रहेगा मार्च आपके फेज़ 2 होने तक का। इसी तरह मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पर देता रहूँगा ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। आज शॉर्ट में हम बातें कर फिर अपनी जल्द से जल्द क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो पिछली क्लास हमने मॉक टेस्ट ली थी उसमें आपका काफ़ी सपोर्ट मुझे देखने को मिला। बहुत सारे बच्चों ने हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अप्रिशिएट किया क्वेश्चंस को लेकर और क्लासेस को लेकर। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो प्लीज़ मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आइए, क्वेश्चंस की क्वालिटी को, क्वेश्चंस को, अपना कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल जरूर पूछिए। साथ ही में आप वीडियो को कम लाइक करते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए कंटिन्यू और भी मेहनत कर सके और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सके। एक और लास्ट बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एफसीआई एग्जाम के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के लिए हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, ये बैच आज 8 दिसंबर को रात 8 बजे से लाइव हो जाएगा। इसके आप हमें विजिट कर पाओगे हमारी एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ में या हमारी वेबसाइट पर। हमारी एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम बिगनर जो कि प्ले स्टोर में है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। कोर्स जो कि आपका यहाँ पर एफसीआई एग्जाम के लिए क्वेश्चनों का कलेक्शन है, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी है। करंट अफेयर पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 5 नंबर का आपका यहाँ पर आ रहा है। साथ में 10 आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन का एक सेट होकर 250 क्वेश्चन आपको पूछाए जाएंगे एज इट इज, जैसे कि आपके मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कवर करा रहा हूँ या आपके एग्जाम में आने हैं। साथ में 10 यहाँ पर आपको कंप्यूटर के दूंगा अलग से जो कि आपके फेज 2 में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ 1 फुल लेंथ आपको एक पेपर दूंगा बनाकर, ताकि आपको पता लगे कि पूरा एक पेपर जिसमें खाली जीएस नहीं, आपका उसमें रीजनिंग भी होगी, उसमें आपकी एप्टीट्यूड भी होगा, उसमें आपका इंग्लिश भी होगा। तो ये सारा चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर तैयार करके दूंगा और टॉपिक वाइज मैं आपको करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूँ इस बैच के अंदर। ये बैच आपका अगर आप इस बार इसमें इनरोल होते हो तो फेज 2 तक का आपका जनरल अवेयरनेस का जितना भी सेक्शन है, जहाँ 45 नंबर का फेज 2 में आना है, 25 नंबर का फेज 1 में आना है, वो सारे आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। आपको सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि जनरल साइंस जो कि आपका सेपरेट आने वाला है उसमें मैंने 1500 प्लस क्वेश्चन का कमिटमेंट किया है, लेकिन उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर मिलने वाले। जितना भी यहाँ पर आपके साथ कमिटमेंट किया जा रहा है उससे आपको यहाँ पर कहीं ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो इस बैच की वैलिडिटी जो होगी वो आपके फेज 2 के एग्ज़ाम होने तक का रहेगी। और साथ ही में यहाँ पर जब आप इस बैच में एनरोल हो जाओगे तो आपको जीएस को लेकर इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हो, चाहे वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर पे हो, या वो आपके यहाँ पर जनरल साइंस पे हो, या आपके करंट अफेयर पे हो। आपका हमारा इस बैच में जो साथ है वो बना रहेगा आपके फेज 2 के एग्ज़ाम होने तक। सब कुछ आपको इस बैच में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, वो भी हमारी एप्लीकेशन पे। ए टू जेड चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी, चाहे वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के हो या आपको याद करने के हो। तो सब कुछ यहाँ पर क्या रहने वाला है, पीडीएफ में रहने वाला है। बस बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ ही मैं बैच लेकर आया हूँ, और वो भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ ऐसे सीरियस एस्पिरेंट है जो कहते हैं कि सर यूट्यूब हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर एक हमें सेपरेट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो और अच्छी हमारे लिए बात हो जाएगी, हमारी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आज रात को 8 बजे ये बैच हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे जाने वाली है और साथ में 1 लाइनर करंट अफेयर भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ये हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन रहेगी और ये रहेगी हमारे यहाँ पर वेबसाइट। तो एक बार मैं बता दूं कि आपका यहाँ पर जो जर्नल स्टडी का है फेज 1 में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हो गए, 15 मिनट आपको यहाँ पर सोल्व करने के लिए मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है।
तो शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के दौरान परमाणु ऊर्जा के यहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एट द टाइम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ द पोखरण इन 1974। सबसे पहले कि पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है। और 1974 में क्या गया था? हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था, एटॉमिक यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो उस समय जो भारत की एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी चेयरपर्सन कौन थे, ये पूछा गया है। तो शुरुआत हो रही है आपके यहाँ पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन से। और आज के सेशन की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगी। वहां पे जाकर आप इस पीडीएफ को क्या कर पाओगे? एक्सेस कर पाओगे। आज रात तक ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उस समय के जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो वो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। तो वो थे आपके यहाँ पर होमी सेटना। जो होमी सेटना थे वो एक भारतीय साइंटिस्ट भी थे, साथ साथ में केमिकल इंजीनियर भी थे। और जब ये 1974 में ये टेस्टिंग चल रही थी, 1974 में इस चीज़ की एटॉमिक टेस्टिंग चल रही थी, जब परमाणु परीक्षण चल रहा था, तो तब यहाँ पर जो आपके ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम है होमी सेटना, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इस टेस्टिंग के दौरान काफ़ी जो पॉपुलैरिटी है वो गेन भी की थी, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर क्या है, 1974 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? हमारे होमी सेटना रहे थे। तो शुरुआत है स्टैटिक जीके से। तो वही है कि मेरी कोशिश है कि आपको चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे आपकी यहाँ पर जीके हो, या फिर से मैं बात करूँ आपके यहाँ पर किसकी, करंट अफेयर की या जनरल स्टडी की, तो सारे एस्पेक्ट से मैं आपके यहाँ पर तैयारी करा सकूँ, आपको एक अच्छे से अच्छा आपका रिविज़न यहाँ पर कंडक्ट करा सकूँ। तो यही है, बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, आप सभी को पता होगा कि ये कब अलग हो गया था? ये सब 1990 में अलग हो गया था। यानी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 1990 में जब सोवियत गणराज्य से सब अलग हुए थे, सोवियत संघ से, तो उस समय वह पहला देश कौन सा था जिसने अपनी यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि हाँ वो क्या है, इस समय आज़ाद हो गया या अलग हो चुका है। तो वो कौन सा देश है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वो था आपका यहाँ पर लिथुआनिया। लिथुआनिया एक बहुत छोटी सी कंट्री है। 1990 में यानी 1990 में ये कहाँ से अलग हो गया? ये आपका अलग हो गया यहाँ पर यूएसएसआर से। उम्मीद है आपको ये सब ध्यान रहेगा। क्लास शुरू हो चुकी है कि आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। तो देखिए, वीडियो को लाइक करो जल्द से जल्द और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से मानक बनाने, खोल काटने, धातु के काम को लेने में, मोहर बनाने में और वजन बनाने में सहित क्राफ्टिंग उत्पादनों के लिए समर्पित था? यानी एक हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसके अंदर ऐसे कौन सा विशेष रूप से शहर था जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी होती थी? विच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डेवोटेड द क्राफ्टिंग प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द बीड मेकिंग एंड शेल कटिंग एंड मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेक? तो ये सब कौन करता था, वह कौन सा था, उसके बारे में पूछा गया है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग तो आपने यहाँ पर सारा अपना हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री सब कुछ कवर कर लिया होगा। तो ये था आपका और ना कोई चनहूदड़ो। ऑप्शन नंबर क्या आपका? डी, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो क्या था यहाँ पर इन सभी एक्टिविटीज़ में? यानी एक खोल काटना हो, चाहे धातु काम करना हो, चाहे मोर बनाना हो, या वजन बनाने सहित क्राफ्टिंग के जितने भी काम होते थे, वो उनकी जब ज़्यादा अवशेष मिले हैं इस तरह के, वो हमें चनहूदड़ो से मिले। तो ऐसे ही माना जाता है कि जो ये चनहूदड़ो शहर था हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ये शहर इसी काम में क्या था, प्रसिद्ध था। जैसे कि होता है ना कि बहुत से आज के टाइम में भी ये सब सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बहुत सी जगह की कुछ चीज़ें बहुत फेमस होती है। जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे नियर बाई एक यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है अलीगढ़, और वहाँ के जो लॉक्स है वो बहुत फेमस है। अलीगढ़ के लॉक्स बहुत फेमस माने जाते हैं। और भी ऐसे भारत में और भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ की जो चीज़ें फेमस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है कि वो होगा चनहूदड़ो। क्या? ऑप्शन नंबर डी। और चनहूदड़ो कहाँ पर है? चनहूदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि चनहूदड़ो कहाँ पर है। चनहूदड़ो पाकिस्तान के अंदर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द इंडियन इलेक्शन कमीशन सेटअप? इलेक्शन कमीशन सेटअप के बारे में पूछा गया है। जीके क्वेश्चन है अगेन यहाँ पर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो जो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना है, मैं मानता हूँ आप सभी को पता होगा, लेकिन उससे पहले क्या आपने अभी तक का वीडियो को लाइक कर दिया है? क्या आपने इस क्लास को लाइक किया, बाकी लोगों में शेयर किया?
तो नहीं किया है तो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आंसर बताइएगा क्या है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो आप सभी का एक आंसर एक ही है, वो है 25 जनवरी 1950, यानी 25 जनवरी 1950 को आपके यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की सेटअप किया गया था भारत के अंदर। और जो इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है इस समय? न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो आपका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है ये आपके चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, हर प्रकार के इलेक्शन जो है वो भारत के अंदर कंडक्ट कराता है एक तरह से, वो आपके यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कराता है, यानी भारतीय चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन ई वे बिल इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ई वे बिल है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। ई वे बिल यानी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स वन ई वे बिल। जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री अपने गुड्स को यानी अपने माल को ट्रक में लोड कर कर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डिस्पैच करती है और उस गुड्स की यानी उस माल की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उन्हें वहाँ एक डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा। उसको बोलते हैं ई वे बिल डॉक्यूमेंट। उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि इस गुड्स की कैपेसिटी कितनी है, कौन मैन्युफैक्चरर्स है, कहाँ ये डिस्पैच हो रहा है, A to Z सारी डिटेल्स मेंशन होती है। 50,000 से ज़्यादा वैल्यू वाला ही गुड्स यहाँ पर जो होगा उसके साथ ई वे बिल क्या कैरी करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को या इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। तो एक ये पोस्ट पेमेंट सिस्टम है एक तरह का, जब डिस्पैच हो जाता है तभी इसको जनरेट किया जाता है, पहले जनरेट नहीं होता। तो यानी यहाँ पर आपका माल और सेवा का पोस्ट पेमेंट है, ये पोस्ट पेमेंट सिस्टम है, पोस्ट पेमेंट्स ऑफ द गुड एंड सर्विस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग incidents took place after the victory of British in the Battle of Palsi in 1757। यानी 1757 में जो पालसी की लड़ाई हुई थी, यानी पालसी का जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीत गए थे? अंग्रेज जीत गए थे। और जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो 3-4 घटना नीचे दी गई है, उनमें से कौन सी घटना हुई थी ये बतानी है। क्या कोई नई इमारत और संस्था का विकास नहीं किया, विकसित नहीं की गई, डेवलप नहीं की गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ था, ये पूछा जा रहा है। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे बंदरगाह को नष्ट कर दिया है, क्या ऐसा हुआ था? लोग मद्रास और कलकत्ता और बॉम्बे के उपनिवेशकों शहर से दूर हो गए थे, क्या ऐसा हुआ था? तो देखो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बताऊँ कि जो ये युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, ये तो आपको पता है। और ये किन किन के बीच में हुआ था? ये उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, वहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उन दोनों के बीच हुआ था। तो बंगाल के जो नवाब थे सिरजा उद दौला, और जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे यानी रॉबर्ट आपके क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध लड़ने के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश जैसे यहाँ जीत गए थे, यानी अंग्रेज जब यहाँ पर जीत गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो उन्होंने अपनी हुकूमत को और मजबूत बनाना और अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। एक उन्होंने राजा को हरा दिया था, तो उसके बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गई और फिर उन्होंने अपना क्या किया, विस्तार करना शुरू किया, यानी खुद को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी घटना मैच करती है? ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड। अब ये भारत के कोने कोने तक पहुँचने का इन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर आपकी मिडिल हिस्ट्री से है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके बारे में जो पढ़ाया गया है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ने ब्राही और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। ब्राही और खरोष्टी लिपियाँ किसने की, इसकी व्याख्या ये पूछा जा रहा है। जो शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी, किस 4 लोगों के नाम दिए गए, इनमें से कौन एक है ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो ब्राही है और खरोष्टी लिपियाँ है ये आखिर है क्या। ब्राही जो लिपि है वो एशिया की सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा में लिखने के लिए एक तरह की उस समय की लिपि हुआ करती थी। और जो खरोष्टी लिपि है वो भारत की सबसे प्राचीन अभिलेखों को लिखने वाली लिपि थी। अब इनकी जो व्याख्या की थी वो की थी आपके यहाँ पर सबसे पहले इन शिलालेखों का जो उपयोग की थी व्याख्या करने में जेम्स प्रीसेम्स ने। जेम्स प्रीसेम्स ने यहाँ पर ब्राही और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो कि शिलालेख, जो पहले के जो शिलालेख थे उनके लिए उपयोग की जाती थी। जेम्स प्रीसेम्स एक अंग्रेज विद्वान थे और साथ में ये जर्नल ऑफ द एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल के भी मेंबर रह चुके हैं। 1838 में इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ की क्या की थी, व्याख्या की थी। किसकी? यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की। एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि आपका सर घुमा देने वाला है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेम्पल इन तंजौर हैज़ चोल आर्किटेक्चर एंड वाज बिल्ड बाय एम्पीरियर राजा राज। तो यहाँ पर तंजौर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला देखने के लिए मिलती है जिसे सम्राट राजा ने बनवाया था, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो वह कौन सा मंदिर है, कहाँ का? तंजौर का, ये पूछा जा रहा है। तो वो है आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। और ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका साउथ इंडिया में है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है साउथ इंडिया के जितने भी प्रसिद्ध और बड़े मंदिर हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर आपको जो तमिल संस्कृति है वो बहुत खूब देखने के लिए मिलेगी। और ये जो मंदिर है ये आपका शिव भगवान को क्या है? समर्पित है। शिव भगवान को ये समर्पित है यहाँ पर बृहदेश्वर का मंदिर। और इसको जो बनवाया था वो सम्राट राजा राज ने, ये मान लीजिए सन ईस्वी कौन सी 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के आसपास इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट राजा के द्वारा। तंजौर का कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहदेश्वर मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा। और ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। गैट का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सक्सेसर ऑफ द गैट? यानी आपका यहाँ पर एक गैट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये होती है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी ATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो इसका जो यहाँ पर उत्तराधिकारी है वो होता है आपका यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो शुरुआत की गई थी GATT की, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर ये 23 कंट्रियों के द्वारा 1947 में शुरू किया गया था। एक तरह का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन 23 देशों के द्वारा मिलकर बना हुआ है। जनरल एग्रीमेंट एक तरह का टैरिफ्स और ट्रेड के ऊपर। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? WTO। गेट का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहता है? WTO। ये जितने भी क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं ये सब आपको हेल्पफुल ही होने वाले हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये तो हमारे सर आप आउट ऑफ सिलेबस करा रहे हो, हमें तो हिस्ट्री आपका, हमें तो ज्योग्राफी बोला गया, इकोनॉमिक्स बोला गया, जनरल साइंस बोला, करंट अफेयर बोला है, कंप्यूटर बोला है। तो सब कुछ है, सबका मिक्सअप है, सब कुछ मिलकर ही किया जाता है। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें जान लेने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा वो हिस्ट्री का आया है। और यहाँ पे है बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला किस वर्ष पालसी युद्ध में पराजित हुआ था? अभी तो मैंने ये पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था जहां हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया जब यहाँ पर आपका 1857 ईस्वी का पालसी युद्ध जीत गई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था? खुद को एक्सपेंड किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? प्रसार हुआ था भारत के अंदर। तो ये कब हुआ था आपका? 1757 ईस्वी के अंदर हुआ था, जब 1757 ईस्वी में पालसे का युद्ध हार गए थे। कौन हार गए थे यहाँ पर? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और ये युद्ध हुआ क्यों था? ऐसी स्थिति आ क्यों गई थी? क्योंकि जो नवाबों के द्वारा, जो बंगाल के नवाब थे उनके द्वारा जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के जितने भी उनको यहाँ पर राइट्स दिए गए थे वो उसका मिसयूज कर रहे थे। तो इस वजह से जो बंगालों के नवाब थे उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? युद्ध किया था, जिसको पुकारा गया था क्या नाम से? पालसी के युद्ध के नाम से। तो 1757 में क्या हुआ था? ये पालसी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर से। यहाँ है एक्चुअली कंप्यूटर से नहीं है, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ही है। क्या कहा है कि ए डोमेन नेम इज ए यूनिक नेम गिवन टू द ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम इज नोन एज द इंटरनेट एक्सटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन एक्सटेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। यानी जो डोमेन नाम का इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाता है, जैसे कि हमारी भी वेबसाइट का एक डोमेन नेम है, और जो डोमेन नाम का अंतिम भाग होता है वो एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाता है। तो इसी प्रकार जो भारत सरकार की वेबसाइट होती है उनका जो लास्ट का जो पार्ट होता है उसका एक्सटेंशन किस तरह का होता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, .com, .net, .gov, .mail। तो एक बार मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट के डोमेन के बारे में आपको बताता हूँ फॉर जनरल नॉलेज कि देखिए
जैसे कि यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट का डोमेन देख सकते हैं, ये डोमेन है हमारे वेबसाइट का exambeginners.com। तो जो यहाँ पर हमारा जो पहला भाग हो गया, ये हो गया एग्जाम बिगनर्स, ये हमारा नाम हो गया यहाँ पर हमारी संस्था का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो .com है, ये एक्सटेंशन हमने यूज़ किया है, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि डोमेन नाम के अंतिम भाग में, यानी एग्जाम बिगनर के अंतिम भाग कौन सा है, .com को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, यानी हमारे वाला क्या है यहाँ पर .com है। तो इसी प्रकार भारत सरकार की वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है, देखो जानते तो आप हो ही, देखते आप पहचान गए होंगे कि .gov होता है ना। बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा टेक्निकली कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये आपकी एक वेबसाइट का डोमेन नेम होता है पूरा, जिसमें आपका यहाँ पर exambeginners.com जैसे कि हमारा है, और यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन .com है, और सरकारी वेबसाइटों के अंदर ये .gov होता है। जो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर होगा वो क्या होगा हमारे यहाँ पर, वो होगा .gov। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। एक उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, चिंद्रबरा, कामयानी, सेवा सदन और यामा। इनमें से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो देखो आपको ही पता होगा कि वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर कौन सा, सेवा सदन। ऑप्शन नंबर क्या आपका, सी। सो ये जो आपका उपन्यास था यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन, ये पहला उपन्यास था जो 1919 में हिंदी भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया था। तो यही एकमात्र ऐसा उपन्यास है जिसको सबसे पहले 1919 में क्या किया गया था, हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा है, सेवा सदन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट, सी है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पर ज्योग्राफी से। इसमें पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि IST है, अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम GMT, यानी वो यहाँ पर GMT से कितना आगे है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। आप लोगों को पता होगा कितना है, 5 घंटे 30 मिनट, सभी को पता ही है 5 घंटे 30 मिनट हम आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेपिसिट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है। यही क्वेश्चन आगे जो हमने पीछे पढ़ा है, क्या है वो, GMT 5.30, GMT प्लस 5.30, क्योंकि हम क्या है यहाँ पर आगे है, हम 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, प्लस का आएगा। बस यही है जो ध्यान रखना है, वरना GMT माइनस 5.30 भी है, लेकिन प्लस वाले पे आपको लगाना है क्योंकि हम यहाँ 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, डरना मत, आसान है। अगर किसी पशु की प्रजाति की आबादी इस स्तर तक गिर जाए कि जहां निकट भविष्य में संकटग्रस्त श्रेणी में चले जाने की संभावना है और नकारात्मक कारक काम करना जारी रखते हैं, तो इस प्रजाति के रूप में क्या कहा जाएगा। 2 ही बात की जा सकती है कि दुर्लभ है और असुरक्षित है, और दोनों ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहे हैं। क्या असुरक्षित प्रजाति भी नजर आ रही है और दुर्लभ भी नजर आ रही है। तो जब हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं इस तरह का, क्या कि जहां पर ये क्या हो रही है, प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है। मान लीजिए कहीं पर सपोज 100 टाइगर है और उनकी हंटिंग की जा रही है, और उसमें से 100 में से सिर्फ 2 या 3 वहां पर बचे हैं, तो जो 2 या 3 टाइगर अगर बचे हो गए तो वो किस कैटेगरी में कहलाएंगे, वो दुर्लभ कैटेगरी में कहलाएंगे। दुर्लभ प्रजाति है जो कि पाने भी बहुत मुश्किल है, इनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी वो असुरक्षित प्रजाति की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर असुरक्षित प्रजाति। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी वुलनेरेबल स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टू विच कंट्री डज द फेमस जुलू ट्राइब बिलोंग, यानी प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। भारत से, पाकिस्तान से, दक्षिण अफ्रीका से, चीन से। देखिए चीन से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और जहाँ तक है कि ना ही पाकिस्तान से ना भारत से। कहाँ से है वो आपकी एकमात्र कंट्री जो है वो है आपकी क्या, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की काफ़ी फेमस जुलू, ये क्या है, एक प्रजाति है, ट्राइब है, और अपने आप में ये वहाँ पर एक राष्ट्र भी है, इतनी इनकी पॉपुलेशन है वहाँ पर। एक सही एनर्जी के साथ बढ़ते रहिए आगे, और वीडियो को भी लाइक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पोर्ट कैटेगरी से है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने, 1975 में। कहाँ हुआ था ये, इंग्लैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और आपकी वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था।
अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? आपको पता है कि ये किसने लिखी थी? आपकी महात्मा गांधी ने लिखी थी। और कौन से सन में लिखी थी? ये 1909 में, यानी 1909 में ये लिखी गई थी आपकी पुस्तक, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक। और इसमें इन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति, हिंद के प्रति अपने जो विचार रखे थे उस दौरान इस पुस्तक का उन्होंने रचना की थी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा, द गंगा ग्राम प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय, किसके द्वारा? गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये तो मैं आपको बता दूंगा कि किसके द्वारा शुरू की गई, लेकिन ये गंगा ग्राम परियोजना है क्या? गंगा ग्राम परियोजना क्या है कि जो गंगा के किनारे बसे हुए जितने भी गाँव हैं, मेरे हिसाब से लगभग 5000 के आसपास, 4000 से 5000 के आसपास के जितने भी गांव हैं गंगा किनारे, उत्तराखंड से शुरू होकर आपके पश्चिम बंगाल तक, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देन आपका वहाँ पर बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, इनकी टेरिटरीज पर जो आपका गंगा है, गंगा की जो किनारे हैं उन पर बसे जितने भी गांव हैं 4 से 5000, उन सब की सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग को लेकर ये एक प्रोग्राम है, यानी एक स्कीम है ये, जिसका नाम है गंगा ग्राम परियोजना। उसकी क्या की गई? यहाँ पर शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है ये पूछा गया है। वो शुरुआत की गई आपके यहाँ पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी, इसको याद रखिएगा। सो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच सिटी हैज सेट ए टारगेट टू रीचिंग ए नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 मेकिंग इट फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डू सो, यानी 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पहुंचाने वाला लक्ष्य रखने वाला ऐसा दक्षिण एशियाई का पहला कौन सा शहर होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक नॉलेज का, एक करंट अफेयर का कह लीजिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका। तो वो टारगेट जो सेट हुआ है वो हुआ है मुंबई का। सन 2019 में ऐसा टारगेट सेट किया गया है कि सन 2000 आने वाले कौन से 50 तक, 2050 तक यहाँ पर आपकी जो मुंबई है भारत के अंदर ऐसा पहला शहर बन जाएगा जहाँ पर आपको शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन देखने के लिए मिलेगा। और ये ना कि सिर्फ भारत का होगा बल्कि ये पूरी एशिया, साउथ एशिया के अंदर पहला शहर कहलाएगा। ऐसा टारगेट सेट किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? मुंबई। आगे बढ़ते हैं, हु टॉप द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 लिस्ट, यानी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं 2021 की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है, ये पूछा गया है। कौन थी 2021 में सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर? वो थी आपके यहाँ पर मैकेंजी स्कॉट 2021 में। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2022 की, जिसकी अभी डेटा जो कि अभी रिलीज़ किया गया है विद इन वीक में, जो कि मैं इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर पाया, उसका नाम जो है यहाँ पर, वे महिला कौन सी है जो कि टॉप 100 में रही है 2022 के अंदर, वो है आपके यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लेयन, यानी 2022 में ये कौन सी रही है? टॉप में रही है। फोर्ब्स की जो 100 वुमेन की लिस्ट है उसमें ये 2022 की लिस्ट में टॉप पे रही है। नाम ध्यान रखिएगा 2022 के लिए, ये 2021 के लिए क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर, तीर्थ पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर 2021 को अयोध्या से किस शहर को जोड़ने की रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। बेसिकली जो क्वेश्चन है एक जनरल नॉलेज का कह लीजिए, करंट अफेयर कह लीजिए, ये एक यहाँ पर ट्रेन से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर रामपथ यात्रा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में की शुरुआत की गई थी आपके यहाँ पर 27 नवंबर 2021 को, और ये कहाँ से कहाँ तक की, यानी कौन से शहर से कहाँ तक, अयोध्या तक जोड़ने की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी आपके यहाँ पर पुणे से, यानी आपके पुणे से अयोध्या तक के लिए, ताकि पुणे से अयोध्या तक का सीधा यहाँ पर जोड़ा जा सके किसको? ट्रेन को। और उसके बीच में पड़ने वाले प्रयागराज, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब के जितने भी संगम और तीर्थ स्थल है वहाँ पर भी इसके क्या स्टॉपेज दिए गए हैं। और तब से 1 साल से कंटिन्यू क्या है, ट्रेन चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या है? अनुमानित संख्या पूछी गई है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इन 2022? तो वो रही आपके यहाँ पर 207 मिलियन के आसपास, 207 मिलियन। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है करंट अफेयर का अपॉइंटमेंट से। इसमें पूछा गया 2021-22 के अंदर
के बीच के दौरान यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, तो वो चुना गया था आपका यहाँ पर किसको? सुनील कटियार को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा अगेन स्पोर्ट्स से है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि IPL 2020 में पर्पल कैप किसने जीता था? IPL जो 2022 हुआ था ये अहमदाबाद के अंदर होने वाला एक मैच था जिसके अंदर ये पर्पल जीतने पर पर्पल कैप की गई थी और वो किसने जीत ली थी? यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने। युजवेंद्र चहल ने क्या है IPL 2022 में पर्पल कैप को जीत लिया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे अभी तक हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कंडक्ट किए जो कि हमारे जनरल अवेयरनेस से थे, जैसे कि हमारे फेज 1 में आने वाले हैं। लेकिन अब मैं 5 क्वेश्चंस और एडिशनल आपको जो एक्स्ट्रा कवर करा रहा हूँ ये आपके फेज 2 में जो पूछे जाने वाले कंप्यूटर अवेयरनेस है उसकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, यानी मेमोरी का सबसे छोटा आकार कौन सा है? वो होता है आपका यहाँ पर क्या? बाइट, यानी ओनली बाइट। कितने का होता है बाइट? 8 बिट का होता है आपका एक बाइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि वो भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। बाइट के बाद जो हमारा आता है सेकंड टर्म आती है किलो बाइट की, तो यहाँ पर देखिएगा किलो बाइट है, यानी किलो बाइट क्या हो गया हमारा यहाँ पर सही आंसर हो गया। तो किलो बाइट क्या हो गया हमारे यहाँ पर सही आंसर हो गया। इसका जो चार्ट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे होता है, पहले बाइट होता है, फिर इसके बाद किलो बाइट होता है, फिर इसके बाद आपका मेगा बाइट होता है, फिर इसके बाद आपका गीगा बाइट होता है और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाता है? टेरा बाइट हो जाता है। तो किलो बाइट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो बड़ा साइज होता है वो आपका मेगा बाइट होता है, यानी जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मेगा बाइट एरा। उसके बाद होता है आपका गीगा बाइट, यानी जिसको हम GB बोलते हैं, गीगा बाइट एरा यहाँ पर। और इसके बाद होता है जो टेरा बाइट यानी TB, वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है टेरा बाइट। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा होगा इस चार्ट में वो होगा आपका किलो बाइट यानी के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है यहाँ पर कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ द कंप्यूटर फंक्शन सिस्टम डज द कैलकुलेटर वर्क ऑन। क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, क्या वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, नन ऑफ द दीज होता है। तो देखिए आप जब भी कैलकुलेटर पे काम करते हो तो वो आपको डिजिट्स फॉर्म में नजर आता है, हाइब्रिड नहीं होता है वो कभी भी यहाँ पर। तो क्या होगा? हाइब्रिड तो हमारा ऑप्शन नहीं होने का। एनालॉग भी नहीं होता है वो वहाँ पर, वो क्या होता है आपका डिजिट्स में जैसे मैंने तो वो डिजिटल होता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे वो क्या करता है आपका कैलकुलेटर काम करता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CD-ROM यहाँ पर किसका एक प्रकार है? CD-ROM किसका एक प्रकार है? आपको पता है वो ऑप्टिकल डिस्क का है आपका, ना कि मैग्नेटिक डिस्क और ना ही मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। तो क्या है आपका वो CD-ROM क्या है आपका? ऑप्टिकल डिस्क का क्या है? एक प्रकार है, टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिडर टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, यानी सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में जो भारत में डेवलप हुआ कंप्यूटर है वह कौन सा है, ये पूछा गया है। क्या वह सहस्त्र T है या सागा है या परम युवा 1 है या परम 8000 है, क्या है ये पूछा गया है। तो देखो मैं मानता हूँ कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वो है आपका यहाँ पर परम 8000। क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी, परम 8000। ये पुणे की एक C-DEC नाम की कंपनी है, उसने इसको क्या किया है? डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। तो परम 8000 जो है वो सबसे आज के टाइम का लेटेस्ट आप कह सकते हो सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले कौन सा था? हमारा सागा 2020 था, लेकिन अब क्या हो गया है? हमारा परम 8000 हो गया है, जो कि सुपर कंप्यूटर कैटेगरी में आता है, भारत के द्वारा जो बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं मानता हूं कि अभी तक का जितने भी क्वेश्चन आपने कंडक्ट किए 30 के 30 क्वेश्चंस आपको समझ और पसंद आए होंगे। कोई भी आपका सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मार्च तक अब आपको यहाँ पर लगातार आपके फेज 2 के एग्जाम होने तक आपको लगातार यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? इस तरह के कंटेंट देखने के लिए मिलेगी जो कि आपके FCI एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन है सामने हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस वो भी एक हार्डवेयर है, आप हाथ में लेते हो। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है। एक्सेल क्या एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, तो ये क्या है? आपका हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका एक्सेल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके फेज
2 में आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन से इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। और देखा आज ये सेकंड मॉक है, इसके बाद थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। तो क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है ना, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट होती चली जाएगी। आप देखोगे जो आज का मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट कराया, इसमें मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके के जनरल नॉलेज क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन लिए, जो कि इतने सीधे नहीं, आसान नहीं थे जितने कि पहले में थे। तो इसी तरह के पेचीदा क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आने वाले एफसीआई एग्जाम से पहले। ये था आज का आपका एफसीआई एग्जाम के लिए सेकंड मॉक टेस्ट जो हमने कंडक्ट कराया जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी के लिए। और यहां पर मैं मानता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट और एक बहुत अच्छी आपके यहां प्रैक्टिस हुई होगी। आपका सजेशन जो भी होगा कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल जरूर बताना। और बाकी यहाँ पर पेड बैच से रिलेटेड भी आपकी कोई भी क्वेरी होगी जो कि आपको फेज 2 तक का आपका साथ देने वाला है, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना जाना, क्योंकि एफसीआई के लिए यहाँ पे रेगुलर कई सारी वीडियोस आनी है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना, बाकी लोगों में शेयर करना ना भूलना। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय।